हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट किया था, है ना। क्लास 8 के एडमिशन स्कूल्स के स्टूडेंट्स का ये वीडियो है। तो क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं, ठीक है। उस चैप्टर में हमने पहले जो है क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां 3 स्टेप्स पढ़े थे। जो फर्स्ट वन था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड था सॉइंग ऑफ सीड्स, एंड थर्ड वन एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्योंकि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बहुत बड़ा टॉपिक था, तो हम लोगों ने वहीं पे जो है वीडियो को खत्म कर दिया था। इसके बाद जो हमारे अभी 4 और पॉइंट्स हैं, जो और 4 स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमको जो एनिमल्स से फूड मिलता है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो है इरिगेशन, है ना। इरिगेशन सिंपली अगर हम देखें तो इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, है ना, खेतों को पानी देना। तो ये जरूरी होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर के थ्रू ही जो है है ना मतलब वाटर का एक प्रॉपर्टी कि वो सारे मिनरल्स को, जो भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट हैं, वो उनको क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है उन मिनरल्स को, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स को डिजॉल्व कर लिया, तो जब प्लांट उस वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो बाकी जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्टिलाइजर ही दिया है सॉइल में, या फिर मैन्योर ही दिया है, तो मैन्योर या फर्टिलाइजर क्या वो डायरेक्ट ले सकता है? नहीं, उसको वहां पे वाटर चाहिए एज अ सॉल्वेंट, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उस न्यूट्रिएंट्स को वो डिजॉल्व करे और उसको क्या करे, अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है पॉइंट। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो वाटर का जो दूसरा जो काम है, दूसरा जो वर्क है, वो है प्लांट के अंदर। ठीक है, जो दूसरा वर्क है वाटर का प्लांट्स के अंदर, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है ना। ब्लड जो है हमारा, वही ब्लड में जो है चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, सस्पेंड कर दी जाती हैं, और वही ब्लड उनको लेके घूमते रहता है। लेकिन क्या प्लांट्स में ब्लड है? नहीं है। तो उनके पास क्या होता है, उनके अंदर वाटर ही होता है एज अ ट्रांसपोर्टर मीडियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लीव्स में फूड बना, फूड को ट्रांसफर करना है, तो फूड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और उसके थ्रू ही उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के सोर्सेस, इरिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं? तो जो इरिगेशन के सोर्सेज है हमारे पास क्या है, वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स, लेक्स, रिवर्स, पाउंड, है ना, डैम एंड कैनाल। ये सारे जो आपके सोर्सेस हैं किसके, इरिगेशन के। इरिगेशन हम इन सभी चीजों से कर सकते हैं, वेल से, ट्यूब वेल से, लेक से, रिवर से, है ना, पाउंड से, डैम से, कैनाल से, ठीक है। डैम आपका हो गया, तो देख जानते ही होंगे, कैनाल होता है जो डैम से जुड़ा हुआ जो डैम मतलब कि रास्ता होता है पानी का आने के लिए हर जगह पे, है ना, उसको कैनाल बोलते हैं। तो इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन, यहाँ से मतलब वाटर ले सकते हैं अपने खेतों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन,
तो इरिगेशन के ट्रेडिशनल वेज मतलब पुराने तरीके अगर हम देखें तो पहले जो इरिगेशन होता था, ठीक है, पहले जो पानी निकाला जाता था, मान लीजिए कुआं ही होता था ज्यादातर केसेस में, अगर वहां से हमको पानी निकालना है तो वहां पे या तो लेबरर्स होते थे लोग, इंसान होते थे जो वर्क करते थे, या फिर कैटल्स से मतलब जो पशु होते थे जैसे बैल होता था उनसे वर्क करवाया जाता था, है ना। और इसी से जो है क्या होता था कि आपका वो इरिगेशन होता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वेज में जो है इन्हीं से किया जाता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे जो है हमारे पास टोटल जो है 4 हैं, ठीक है। एक है मोट, ठीक है। एक पहला जो अगर हम ट्रेडिशनल वे का बात करें, ट्रेडिशनल वे ऑफ, तो इसमें हम क्या होता था कि ह्यूमन और कैटल लेबर, है ना, इसी की मदद से जो है वाटर को निकाला जाता था अलग अलग जगहों से, ठीक है। ह्यूमन और कैटल लेबर से, मतलब लेबर मतलब क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। वर्कर नहीं, वर्क होता है, लेबर मतलब लेबरर होता है, वर्कर, ठीक है। जो काम कर रहे हैं, जो काम किया जा रहा है वही काम क्या है, लेबर है। तो आपका जो ह्यूमन और कैटल का जो मतलब कि कोई जो पानी निकालने वाला जो काम होता था वो इन्हीं दोनों से करवाया जाता था उस समय, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे का अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे पास 4 ट्रेडिशनल सिस्टम्स हमारे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, इन्हीं के नेम्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है मोड, सेकंड वन है चेन पंप, थर्ड वन इज भक्ति, और फोर्थ इज राहत, ठीक है। ये जो आपके 4 ट्रेडिशनल वेज है, मोड, चेन पंप, धस्ती, राहत, तो इनके आपके पिक्चर्स जो हैं इस सिस्टम के, ये पिक्चर्स आपको आपके बुक में भी दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इनके पिक्चर्स, ठीक है। देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो काम होता था इस तरह, ठीक है। तो ये तो थे ट्रेडिशनल वेज, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इससे यहाँ पे देखिए तो हमारे पास अब क्या हुआ ना, जो ट्रेडिशनल वेज के बाद आया मॉडर्न वेज, है ना, मॉडर्न वेज आए। तो मॉडर्न वेज में क्या है कि बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों का यूज होने लग गया, क्या करने के लिए, वाटर को निकालने के लिए। ह्यूमन लेबर्स और कैटल लेबर्स का यूज नहीं होने लगा, क्या यूज होने लगा, बायोगैस का, पेट्रोल का, डीजल का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इन सभी चीजों को यूज किया जाने लगा। तो जो आपके अगर हम मॉडर्न मेथड्स में बात करें तो जो सबसे अच्छे मेथड्स जो हैं हमारे पास वो 2 हैं, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। आप क्या कहते हैं, हम लोगों के यहाँ ये मेथड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये जो है आपके सबसे अच्छे मेथड्स में आते हैं। इनसे वाटर भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और प्लांट को जितना वाटर चाहिए वो मिल भी जाता है इन मेथड्स से, ठीक है। तो क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम में हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाते हैं मतलब एक जगह पे मान लीजिए यहाँ से वाटर का सोर्स है, यहाँ से वाटर को निकाला जा रहा है मोटर के द्वारा, ठीक है, और उसको क्या किया गया है, पूरे खेत में बिछा दिया गया है, और यहाँ हर एक जगह पे पाइप्स निकले हुए हैं जिसमें एक सर्कुलर टाइप का होल बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, ये चीज, ये ऊपर वाला जो है ना। तो क्या होता है कि जब मोटर चलाते हैं तो ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, और ये पानी जो है यहाँ से फ्लो होता है, और ये जो घूमता है क्योंकि पानी ऊपर आएगा तो ये इस तरह से प्रेशर के साथ जो है हर तरफ पानी जो है गिरता है, यही हर जगह होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और प्लांट के हर पार्ट पे गिरता है, ठीक है। प्लांट के हर पार्ट पे गिरने से क्या होता है कि जो वाटर है प्लांट वो वहीं से अब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्प्रिंकल सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद जो हमारा ड्रीप इरिगेशन है, ड्रीप इरिगेशन में भी इतना सा तो सेम ही है, ठीक है। इतना सा सेम होने के बाद ये जो यहाँ का जो पाइप है उसको, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं तो उनके उसमें लगा दिया जाता है बस, मतलब इस पाइप को मिट्टी में दबा दिया गया है, ठीक है, और जहां जहां प्लांट्स है वहां पेन में छेद कर दिया जाता है। तो सिर्फ जहां पे प्लांट्स है वहीं पे वो पानी पहुंचता है और प्लांट्स को आसानी से वो वाटर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच वाला जो खाली पोर्शन है वहां पानी नहीं जाएगा, इससे वाटर का बहुत ज्यादा बचत होता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स है हमारे पास, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। तो ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में, उस पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। मतलब कि वीड्स पहले क्या होता है ना, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स, ठीक है। ऐसे प्लांट, ऐसे अनवांटेड प्लांट, जिस प्लांट को की हमको जरूरत नहीं है, जो हम नहीं उगाना चाहते थे, लेकिन क्रॉप्स जब हम उगा रहे थे उसके साथ वो प्लांट्स उग गए, ठीक है। वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं सिंपली। तो वो वीड्स क्या क्या मतलब कि क्या करते हैं, क्यों उनसे हमको प्रोटेक्शन चाहिए, लिखा है ना प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मिलने का रीजन ये है कि देखिए जो वीड्स ग्रो होते हैं वो वीड्स बहुत ही कॉमन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और वो जो आपके खेतों में न्यूट्रिएंट्स हैं, फील्ड्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को मिलने चाहिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स वो अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि उस जो आपके क्रॉप्स हैं, जो फसल है, उसको वो न्यूट्रिएंट बहुत कम मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वीड्स से प्रोटेक्शन जरूरी है, मतलब वीड्स नहीं हो खेतों में तो उतना ही अच्छा फसल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, हम लोग जिस प्रोसेस से, ठीक है, वीड्स को निकालते हैं, हटाते हैं खेतों से, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो ये दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग दो मेथड से किया जा सकता है। एक है बाय हैंड, ठीक है, बाय हैंड यानी हाथ से, एंड द सेकंड वन इज वीडीसाइड्स, यानी केमिकल्स होते हैं। वीडीसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल वीड्स, वो केमिकल्स होते हैं, उनको आप खेतों में फेंक दीजिए तो आपका जो क्रॉप्स है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो डेड कर जाएंगे, ठीक है। अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वीडीसाइड होता है, ठीक है। आपके मान लीजिए आपके क्रॉप, आपके खेतों में जो क्रॉप है उसी क्रॉप का जो है आपको केमिकल खरीदना है मारने के लिए। क्रॉप नहीं, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं, वीड्स उगे हुए हैं, उनको आपको मारने के लिए जो है प्लांट्स, उन केमिकल खरीदना है, ठीक है। अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग केमिकल आता है, ठीक है। तो वही केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, वीड्स को किल कर देते हैं। और बाय हैंड जो सिंपल मेथड है वो क्या है, अगर छोटा सा फील्ड है तो जो अनवांटेड प्लांट है उनको उखाड़ के आप फेंक सकते हो। तो ये दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स से हम क्या कर सकते हैं, वीड्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फील्ड को। तो ये हो गया हमारा एक और स्टेप। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप वो है हार्वेस्टिंग, उस पर आते हैं। अब है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कि क्रॉप्स को काटना, सिंपल। जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं जितने होने चाहिए थे, तो उसी को काटना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स व्हेन दे आर मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाते हैं उनको काटना, वही क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में का जो टाइम होता है, कितने दिनों के बाद हार्वेस्ट किया जाए, तो जो हमारा सीरियल क्रॉप्स होते हैं, यानी वीट, राइस, है ना, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं ये अबाउट 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने लगते हैं इनको मैच्योर होने में, ठीक है, बड़े होने में, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनको काटा जाता है। तो ये हम जो हार्वेस्टिंग है ये दो प्रोसेस से कर सकते हैं, बाय हैंड और बाय हार्वेस्टर्स, ठीक है, हाथ से और हार्वेस्टर्स की मदद से। तो हार्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिनकी मदद से जो उनको काटा जा सकता है क्रॉप्स को, ठीक है। तो हैंड से कैसे, तो सिकल से, ठीक है, कचिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी की मदद से जो है सिंपली जो छोटे फील्ड्स हैं तो वहां पे जो लोग हैं वो खुद काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात करें आगे, तो हार्वेस्टिंग में एक और प्रोसेस आता है, थ्रेसिंग, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जो धान हो जाता है तो धान का जो पूरा क्या कहते हैं, भूसा को एक
हार्ड ऑब्जेक्ट पे पटका जाता है, जिससे कि उसमें जो अनाज होता है वो अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ, ठीक है, काफ यानी भूसा से जो प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम इट्स काफ, उसके काफ से उसके ग्रेन्स को अलग करना, भूसे से अनाज को अलग करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका थ्रेसिंग है, इसके बाद इस थ्रेसिंग को करने के लिए भी थ्रेसर्स आते हैं, जैसे हार्वेस्टर्स होते हैं वैसे ही थ्रेसर्स मशीन होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा एक और मशीन आता है, वो होता है कंबाइन। ठीक है, कंबाइन क्या करता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ ही कर देता है। कंबाइन एक ऐसा मशीन है, जब आप इसको लेके चलिएगा कहीं, मतलब कि जब खेतों में बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, ट्रैक्टर टाइप के ही होते हैं, ठीक है, वो जब मूव करते हैं तो वो हार्वेस्ट भी करते जाते हैं और थ्रेश भी करते जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपको अनाज मिल जाता है। ठीक है, उन मशीन से, उन मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग दोनों करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि अब जैसे वो अनाज हुआ, वो अलग हो गया, तो वो अनाज में बहुत सारा गंदगी रह जाता है ना, उसको अलग करने के लिए उससे हम क्या करते हैं, विंड का सहारा लेते हैं, हवा का सहारा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं बड़ा सा फैन चला दिए और उसको एक थोड़ा थोड़ा करके जो है अपना अनाज को आप गिराए तो क्या होगा कि जो आपका अनाज है, ठीक है, वो तो भारी होता है तो गिर जाएगा, लेकिन जो उसमें भूसा होगा या डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं उससे। इसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा था स्टेप, ये था हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हमारे टोटल हो गए 6 स्टेप्स। तो अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है इसमें एग्रीकल्चर का, वो है स्टोरेज। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। प्रोसेस होता है, लास्ट स्टेप होता है क्रॉप्स प्रोडक्शन का, वो है स्टोरेज। ठीक है, स्टोर करके रखना। स्टोर करके रखना, सबसे पहले स्टोर करके रखना जरूरी क्यों है? ठीक है, जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास जो सीरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो अनाज आ रहे हैं, अनाज जो उगाए जा रहे हैं खेतों में, उनका एक टाइम पीरियड है कि इतने से इतने टाइम में उनको ग्रो किया जाता है और इस टाइम में उसको काटा जाता है। उसके बाद दोबारा वो टाइम आने तक, है ना, दोबारा उस ग्रोइंग सीजन आने तक जो है क्या होगा, हमको जरूरत है उस अनाज की, है ना, वो खाना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर अगर वो स्टोर नहीं करेंगे, उसी दिन खत्म कर देंगे, तो क्या होगा कि वो दोबारा हम उसको, मतलब कि उतने दिनों तक हमको भूखे रहना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ में स्टोरेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो क्रॉप्स हम उगाए उन्हीं के सीड्स को हम लोग खा रहे हैं, और उन्हीं सीड्स से फिर नए प्लांट्स जब हम जब शो करेंगे, फिर उनको उन सीड्स का फिर से हमको जरूरत पड़ेगा। तो स्टोर करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोर करने से पहले हमको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो हम स्टोर करने जा रहे हैं जिन ग्रेन्स को, वो पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। ठीक है, ड्राई। तो हम, मेरे स्टूडेंट्स उनको पता होगा वाटर के बारे में, वाटर इज द अट्रैक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, है ना। वाटर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम कोई भी चीज़ जब सुखा देते हैं पूरी धूप में तो फिर वो सड़ता गलता नहीं है ना, पढ़े हैं हम लोग ये सब। तो इसलिए उसको सनलाइट में सुखा देना पूरी तरह से जरूरी है। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी वाटर मॉइस्चर है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाएगा। इसके अलावा जो पेस्ट हैं, पेस्ट, इनसे भी उनको बचा के रखना है। पेस्ट क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो जैसे आपका रैबिट हो गया या रैट हो गया, है ना, तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको पेस्ट बोलते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके फसल को। तो उनसे भी प्रिवेंशन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स का तो देखिए, अगर हम ड्राई कर देंगे अच्छे से तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स दूर रहेंगे। इसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हम लोग सिंपली जो है घरों में जो स्टोर करते हैं अनाज को, वो कैसे स्टोर करते हैं, बैग्स में, है ना, जूट का जो बोरी होता है ना, उसको गनी बैग्स बोलते हैं, GUNNY, गनी बैग्स बोलते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। या फिर जो है मेटेलिक जो बर्तन होते हैं ना, ड्रम वगैरह मेटल के होते हैं, लोहा वगैरह के बने हुए, उसमें हम उसको स्टोर करते हैं, है ना। तो इन्हीं दो चीज़ों में स्टोर करते हैं। वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, अगर लार्ज स्टोरेज का बात करें,
जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे बहुत सारा अनाज स्टोर होता है, जैसे हमारा जो गवर्नमेंट है वो है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जो है, जहाँ पे क्या कहते हैं सारे वो फूड्स जो है वो स्टोर होते हैं, फूड ग्रेन। तो वहां पे कैसे स्टोर किया जाता है, तो वैसे स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्टोरेज, काफी बड़ा स्टोरेज होता है, बहुत बड़ा होगा, सिर्फ स्टोर बिल्डिंग है ना जहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा। तो वो दो तरह के हो जाएंगे, एक सिलोस हो जाएंगे, ग्रेनरीज, दो तरह के बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, सिलोस जैसे हमारा वो ड्रम वगैरह है, उसी ड्रम को आप बहुत बड़ा कर दीजिए तो वही आपका सिलोस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसमें डायरेक्टली जो है उस अनाज को किसी बोरी में बंद करके नहीं, सिर्फ डायरेक्ट उसको डाल दिया जाता है, जैसे हम लोग सिंपल घरों में करते हैं वैसा ही, वो बहुत बड़ा होता है बस। इसके बाद जो दूसरा है प्रोसेस है वो है ग्रेनरीज। दूसरा जो जगह है वो है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज जो होते हैं वो बिल्डिंग होते हैं, उसी जैसे हमारे घर है वैसे ही बिल्डिंग्स होते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो ग्रेन्स हैं उनको गनी बैग्स में भर भर के रखते हैं। ठीक है, तो यही दो जगह होते हैं, सिलोस और ग्रेनरीज। इनको हम स्टोर हाउस बोलते हैं, लार्ज स्टोर हाउस। ज्यादा ग्रेन्स जब होंगे तो स्टोर इन्हीं दोनों जगहों पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वहां पे यूज किया जाता है एक चीज का, वो है नीम लीव्स। नीम के पत्तों का यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है, स्टोर हाउसेस में बहुत ज्यादा नीम के पत्ते दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नीम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, अगर नीम के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो नीम का एक बहुत बड़ा फीचर है कि वो एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया जो है उनसे बहुत दूर रहते हैं नीम से। ठीक है, नीम अगर कहीं पे भी है तो बैक्टीरिया जो है नहीं आएगा आपके पास। तो एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उसको यूज किया जाता है उसमें, ताकि जो नीम उसमें मिला दिए गया अनाज में, तो उससे क्या हुआ कि जो आपके वो है कौन माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उससे दूर रहेंगे। साथ में जो उसका सेंट होता है, उस सेंट से पेस्ट भी जो है वो दूर रहते हैं। तो इसलिए नीम लीव्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट स्टेप क्रॉप प्रोडक्शन में, स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब एक और है हमारे पास एक टॉपिक हमारे से बुक में, वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम लोग प्लांट्स को जो है ग्रो करते हैं, है ना, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, या क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से एक प्रोसेस है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इज अ प्रोसेस इन विच वी कीप एनिमल्स, ठीक है, टू गेट फूड फ्रॉम देम। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एनिमल्स को रखते हैं, पालते हैं, उनको खाना देते हैं, ताकि उनसे हम अपना फूड गेन कर सके, हम अपना फूड ले सके। ठीक है, तो यही चार तरह के फूड हैं जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। पहला है मिल्क। तो मिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म में गायों का रखा जाता है, भैंसों को रखा जाता है, और उनसे क्या किया जाता है, उनको फूड प्रोवाइड करके उनसे मिल्क ऑब्टेन किया जाता है, फिर उस मिल्क को घरों तक पहुंचाया जाता है। तो वो मिल्क जो है आपको डेयरी फार्म। उसके बाद जो है हमारा मीट है, तो मीट जो है जनरली पोल्ट्री फार्म जो होता है ना, जहाँ पे हैन को जो है, मुर्गों को जो है रखा जाता है ना, उसको खाना खिलाया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, ताकि बड़े होने के बाद उनको बेचा जा सके। ठीक है, तो वो आपका मीट जो है मेनली पोल्ट्री फार्म से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो हमारा फिश है, तो फिश में दो कैटेगरी आ जाता है, मेराइन और फ्रेश, है ना। फिश किस तरह हो जाते हैं, दो तरह के हो जाते हैं, एक मेराइन हो जाता है, एक फ्रेश। मेराइन मतलब ओशियंस के, है ना, सी के। तो ऐसे फिशेज जो होते हैं जो ओशियंस और सीज में पाए जाते हैं, तो वहां पे जो फिश से को खा के गुजारा करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, उनको बस फिशिंग करने के लिए जाना होता है। वो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनको मछली पकड़ के लाना है। ठीक है, उनको कोई, लेकिन जब हम फ्रेश वाटर का बात करते हैं, फ्रेश वाटर मतलब जो हमारे घरों के आसपास, जैसे मान लीजिए किसी के घर के पास पोखर है, तो उसमें अपने आप फिशेस तो आ नहीं जाएंगे, उनको फिशेस के एग्स या छोटे छोटे फिशेस को उसमें डालना होगा, फिर वो ग्रो होते हैं, फिर वो उनको निकालते हैं, फिर उनको बेचते हैं या खाते हैं। तो फ्रेश वाटर का अलग फिशिंग होता है और मैराइन वाले का अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हनी है, हनी किससे मिलता है, हमको बीज से मिलता है ना। तो उस बी कीपिंग भी किया जाता है। ठीक है, बीज को, हनी बीज को, जो मधुमक्खियां होती हैं उनको भी पाला जाता है बहुत जगहों पे, उनको पाल के, ठीक है, बहुत सारे बीज को एक साथ पाला जाता है। ठीक है,
और फिर उनसे ही क्या कि उनको फूड प्रोवाइड करके, फूड मतलब उनको क्या चाहिए, उनको नेक्टर चाहिए फ्लावर्स का, तो उनके आसपास डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, ठीक है, उससे वो नेक्टर ऑब्टेन करते रहते हैं और उनसे वो हनी जो है उसको निकाला जाता है उनके छत्तों से, हनी बीज के बी हाइव से, ठीक है। तो यही था हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स, सिंपल है, इतना सा आपको याद रख लेना है, ठीक है, सिंपली। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये खत्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने सारा बना लिया होगा। इसके बाद आज हम क्वेश्चंस नहीं देंगे आपको, इसके नोट्स आप बना लिए, बहुत अच्छी बात है, बना लीजिएगा अच्छे से सारा नोट्स, जितना मैंने लिखा है बोर्ड पे उतना तो जरूर आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आज आपका होमवर्क है, आपको 300 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है, ठीक है, ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर इन बिहार, ठीक है, बिहार में जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, कैसे होता है, उस टॉपिक पे जो है आपको 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, और वो ऐसे लिख के जो है हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो थैंक यू।